जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कल करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। बी, विश्व पृथ्वी दिवस। सी, विश्व जनसंख्या दिवस। डी, विश्व खेल दिवस। इसका सही उत्तर है ए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस देख लेते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको रिलेटेड करते हुए पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान विस्फोट जागरूकता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अभी जिसकी बात हुई वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि आज है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को रचनात्मकता और नवाचार का विश्व दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और दिन भर के जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे आपको मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए, बेंगलुरु। बी, दिल्ली। सी, नागपुर। डी, भोपाल। इसका सही उत्तर है नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया और यह 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता है। कौन सी है? यह 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता है, जिसमें अंडर 17 के बच्चे खेलेंगे, मतलब 7 साल के अंदर के बच्चे इसमें खेलेंगे। और यह मुक्केबाजी कहाँ पर शुरू हुई है? यह मुक्केबाजी चैंपियनशिप नागपुर में शुरू हुई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा यह प्रतियोगिता 1 सप्ताह चलेगी और इसके टूर्नामेंट के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री थे हमारे नितिन गडकरी, जिनका संबंध भी नागपुर से है। अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ताशकंद में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ताशकंद में जो खेल प्रतियोगिता होगी उसमें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में यहाँ से जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा वहाँ हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ, इस प्रतियोगिता में 13 भार शामिल है, 13 वर्गों को शामिल किया गया है। भार कैटेगरी 13 वर्गों को शामिल किया गया है। चलिएगा, हाँ, कुछ और खेल प्रतियोगिताएं देख लेते हैं जो कि आगामी समय में हुई हैं और आगामी समय में हो सकती हैं। जैसे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, यह प्रतियोगिता फरवरी 2026 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसी प्रकार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो कि हाल ही में संपन्न हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए थे। और कहाँ? जगदलपुर के धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम आयोजित किए गए थे। वहीं पर WF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो भारत है इस पर प्रतिष्ठित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की इस बार मेहमानी करेगा, मतलब मेजबानी करेगा। यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में खेली जाएगी। हाँ,
जनवरी 2026 में नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इस प्रकार की चीज़ों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिएगा, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CFTRI में स्थापित ब्रिक बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. कृषि उत्पादन बढ़ाना, B. खाद्य एवं जैविक स्टार्टअप को बढ़ाना, C. रक्षा उपकरण निर्माण करना, D. अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। ब्रिक्स बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और यह केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में CFTRI में कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लैब अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग के बीच की दूरी को कम करना, मतलब जो खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी होती है उसको बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है इस सेंटर का, BIRAC बायोनेस्ट। ठीक, और यह खाद्य प्रसंस्करण और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? A. 3 अप्रैल, B. 4 अप्रैल, C. 5 अप्रैल, D. 6 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी घटना 1919 से जुड़ी हुई है, 1990 से। क्या हुआ था कि भारतीय स्वामित्व वाला एक जहाज था जिसका नाम था SS लॉयल्टी। इसने मुंबई से लंदन की यात्रा पहली बार शुरू की गई थी, इसीलिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत के 90% जो व्यापार का परिवहन है समुद्र मार्ग से होता है। भारत की तट रेखा की बात करें तो 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह भी ज्यादा है। अब आइए राष्ट्रीय प्रमुख त्योहारों की यानी दिवसों की, तो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में बताया। इसी प्रकार 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया जाएगा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो कि भारत में भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी 21 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो 21 अप्रैल को होने वाले कुछ राष्ट्रीय दिवस मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिवालिक की तलहटी में एक बार फिर से देख लेते हैं। शिवालिक की तलहटी में हाल ही में किस मछली का जीवाश्म भारत में पहली बार पाया गया है? A. रोहू, B. कैटफिश, C. गौरामी, D. टूना। इसका सही आंसर है गौरामी। शिवालिक पहाड़ी की तलहटी पर देहरादून के पास मीठे पानी की मछलियों की जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर? याद रखिएगा, सबसे पहले तो शिवालिक पहाड़ी पर, कभी पहाड़ी पूछ सकता है, और कहाँ पर? तो देहरादून के पास तलहटी में मिला है। किसकी जीवाश्म मिले हैं? तो एक मछली के जीवाश्म मिले हैं जो मीठे पानी की झीलों में रहने वाली थी। और यह खोज किसने किया है? तो मोहन क्षेत्र में वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है। और इसमें किस किस यानी स्पेशल क्या मिला है? तो मछलियों के ओटोलिथ अर्थात कान की हड्डियां मिली हैं। कौन कौन सी मछली? स्नेक हेड, गोबी और गौरामी इन मछलियों को नाम दिया गया है। हाँ, गौरामी मछली का जीवाश्म भारत में पहली बार खोजा गया है। इस चीज को याद रख लेना, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। हाँ, तो विश्व में यह दूसरी बार गौरामी जीवाश्म की खोज की गई है। इसके पहले भी कहीं और गौरामी जीवाश्म की खोज की जा चुकी है। ये इतनी पुरानी है, लगभग 45 लाख वर्ष पुरानी मछली मानी जाती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और ये किस युग की मछलियां हैं? तो अभी अंदाजा लगाया गया है कि ये प्लियोसिन युग की मछलियां हैं। और प्लियोसिन युग लगभग 5.3 से 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किस संस्थान में की गई है? ए IIT बॉम्बे, बी IIM बेंगलुरु, सी IIM अहमदाबाद, डी IIT दिल्ली। इसका सही आंसर है IIM अहमदाबाद। 26 मार्च 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में, कहाँ पर? अहमदाबाद में कृष्णमूर्ति टंडन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ बन रहा है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है वो अहमदाबाद में बन रहा है, IIM में। और कब बनेगा? तो 26 मार्च 2026 को इसकी घोषणा कर दी गई है। हाँ, इसका एक चीज याद रखिएगा कि एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद की ही पूर्व छात्रा हैं, जो 1975 की यहाँ की छात्रा हैं। और इसे इन्होंने और इनके पति ने मिलकर के 100 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए दान किए हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार और IIM की पूर्व छात्र चंद्रिका टंडन। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने पति के साथ मिलकर के दान दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक स्कूल खोला जाएगा। चलिए, कहाँ खोला जाएगा? याद रखिएगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किस भारतीय मूल की लेखिका अनुवादक को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ए जुम्मा लाहिड़ी, बी पद्मा विश्वनाथन, सी अरुंधति रॉय, डी किरण देसाई। इसका सही आंसर है पद्मा विश्वनाथन। चित्र में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की शॉर्टलिस्ट की गई है पद्मा विश्वनाथन। भगवान करे उनको यह प्राइज मिल जाए। याद रखिएगा, ये ब्राजील की लेखिका है लेकिन भारतीय मूल की है। ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास पर उन्होंने, याद रखिएगा, ब्राजील की एक लेखिका है जिनका नाम है एना पाउला माया। इनके उपन्यास ऑन अर्थ अस इट इज बीनीथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2026 की शॉर्टलिस्ट में कुल 6 पुस्तकें शामिल किया गया है और इसमें 5 महिला लेखिकाएं और 4 महिला अनुवादक शामिल हैं। तो पद्मा विश्वनाथन भी, इन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास को अनुवाद किया है। उस उपन्यास का नाम है ऑन अर्थ अस इट इज बीनीथ, जो कि किसका है? यह है ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया का एक उपन्यास है। इस बार जो 2026 की जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसमें 6 पुस्तकों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, विजेता की घोषणा 19 मई 2026 को लंदन के टेड मॉडर्न में की जाएगी और इस राशि के लिए 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। याद रखिएगा, भगवान करें कि इनका नंबर लग जाए और भारतीय मूल की इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लें पद्मा विश्वनाथन। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नए आपराधिक कानून लागू करना, बी छोटे अपराधों के लिए सजा बढ़ाना, सी छोटे अपराधों को गैर आपराधिक मानकर व्यापार और जीवन को सुगम बनाना, डी केरल कर प्रणाली में सुधार करना। इसका सही उत्तर है जन विश्वास। इसका सही उत्तर है छोटे अपराध के लिए जेल की सजा समाप्त करना। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद द्वारा पारित किया गया है। यह कानून ऐसे ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें कुल 79 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन किया गया है। 23 मंत्रालय से संबंधित कानूनों को इसमें शामिल किया गया है। कितने मंत्रालय होंगे? 23। और कितने प्रावधानों में बदलाव किया गया है? 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। और इसमें कौन कौन से छोटे अपराध शामिल किए गए हैं?
तो 717 छोटे छोटे अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें जेल की सजा समाप्त की जाएगी। और ये विधेयक किसने लाया भैया? तो ये विधेयक केरल ने लाया है, याद रखिएगा। अगला, न्याय सेतु AI चैटबॉट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, सी विधि और न्याय मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है विधि और न्याय मंत्रालय। विधि और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में न्याय सेतु एक चैटबॉट लॉन्च किया है। अब ये चैटबॉट क्या होते हैं? अरे व्हाट्सएप में इनसे आप बात कर सकते हो और कानून और न्याय से संबंधित सवाल पूछ सकते हो। ये सटीक रूप में जवाब देगा, ऑडियो रूप में भी जवाब दे सकता है और लिखित में भी जवाब दे सकता है। इस सेवा का नाम है न्याय सेतु, जो कि AI चैटबॉट है। और कहाँ बात हो सकती है? व्हाट्सएप आधारित तरीका है। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 7217711814। इसमें हाई लिख करके भेजे और अपनी समस्या भेजे, वह उसका उत्तर देगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आम नागरिकों को तेज, आसान और निःशुल्क कानूनी सलाह देना। और कब जारी किया गया? तो टेली लॉ कार्यक्रम में इसको जारी किया गया था। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें 36 भाषाएं लिखित के रूप में उपलब्ध रहेगी और 23 भाषाएं मौखिक रूप में उपलब्ध रहेगी। ये 24 घंटा चलने वाली सुविधा है। और इसमें मुख्य रूप से किस किस के बारे में पूछ सकते हैं? तो याद रखिएगा, तलाक, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा, सिविल, आपराधिक, पारंपरिक और कॉर्पोरेट कानून संबंधित सलाह इसमें ले सकते हैं। हाँ, न्याय सेतु का एक शुभंकर है जिसका नाम है दिशिका। दिशिका नामक एक शुभंकर है। दिशिका से आप बात कर सकते हैं ऑनलाइन, वह आपकी समस्या का समाधान करेगा। चलिए, तलाक वाले हो, संपत्ति विवाद वाले हो या घरेलू हिंसा वाले हो, कोई भी आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, तभी तो बात करेंगे आप लोग। चलो, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब बात आई है कुछ महत्वपूर्ण ऐप और चैटबॉट की, तो एक बार देख लेते हैं अभी तक कौन से महत्वपूर्ण चैटबॉट लॉन्च हुए हैं। एक पंचम चैटबॉट लॉन्च हुआ है, जो कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पंचम का फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंस एंड मेसिंग चैटबॉट। यह भी व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है, जो कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व के लिए व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है। 2026 में लॉन्च किया गया है। एक भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसानों के लिए बनाया गया है कि वे फसल की सलाह और मौसम संबंधी जानकारी इस चैटबॉट के जरिए ले सकते हैं। ये भी 2026 में लॉन्च किया गया है। और एक नया आधार मोबाइल ऐप वर्जन 2026, भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार सेवाओं को मोबाइल नंबर पर आसान बनाने के लिए 2026 में लॉन्च किया है। यह एक ऐप है जिसका नाम है आधार मोबाइल ऐप। एक भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, सार्वजनिक टैक्सी सेवा को बढ़ावा देने के लिए। एक मोबाइल ऐप है। हाँ, कर साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत सरकार के आयकर विभाग ने। और यह टैक्स से संबंधित सहायता कर सकता है आपकी, इससे बात कर सकते हैं आप। ऐप डाउनलोड कर लें। एक पाया है निगरानी ऐप, जो कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और यह एक मोबाइल ऐप है जिसमें हज प्रबंधन और नियमावली दी गई है। हज जाते हैं ना, जो हमारे मुसलमान बंधु लोग हज जाते हैं, तो उनकी नियमावली इसमें दी गई है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, घातक स्टील UCEV कार्यक्रम का विकास किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। इसका सही आंसर है सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, घातक UCAC भारत का स्वदेशी
स्टिल मानव रहित लड़ाकू विमान कार्यक्रम है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के द्वारा बनाया जाएगा। इसका पहला नाम रखा गया था AURA, ऑटोमोन्स अनमेंटेड रिसर्च एयरक्राफ्ट। मानव रहित है, मानव नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, स्टिल्थ आधारित है। इस परियोजना का विकास DRDO के वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा है। हाँ, इसमें कब उपयोग किया जाएगा? फ्लाइंग विंग डिजाइन किया गया है, फ्लाइंग करते हुए उड़ते हुए यह चलेगा। लगभग 13 टन श्रेणी का यह जेट चलित मानव रहित विमान होगा। इसमें लगभग 1.5 टन हथियार ले जा सकेंगे। यह योजना विजन 2047 रक्षा आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, उसके तहत यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक सस्टेनेबिलिटी में भारत का नंबर 1 बैंक बना है? A धनलक्ष्मी बैंक, B देना बैंक, C एस बैंक, D पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है एस बैंक। आप चित्र में एस बैंक देख सकते हैं। एस बैंक सस्टेनेबिलिटी में भारत का नंबर 1 बैंक बन चुका है। और इसे किसने जारी किया है? तो एस बैंक ने S&P ग्लोबल के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2026 में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्हें कुल 100 में से 79 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय बैंकों में सर्वोच्च अंक है। एस बैंक लगातार चौथे वर्ष भी इस श्रेणी में अपनी उपलब्धता कायम किए हुए हैं। लगातार 4 साल हो गए हैं वे प्रथम स्थान पर है एस बैंक। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 के ओकला स्पीडेक्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर में सबसे धीमा फिक्स ब्रॉडबैंड प्रदर्शन किस शहर में दर्ज किया गया? A दिल्ली, B बेंगलुरु, C मुंबई, D हैदराबाद। इसका सही आंसर है मुंबई। इसे ओकला स्पीडेक्स ग्लोबल इंडेक्स ने जारी किया है। कब किया है? तो फरवरी 2025 के आधार पर जारी किया है। तो सबसे ज़्यादा जो धीमा इंटरनेट मिलता है मुंबई शहर में मिलता है। इसकी स्पीड है 123, ठीक है, वैश्विक रैंक है इसकी 123। और भारत में सबसे बेहतर प्रदर्शन, सबसे अच्छी इंटरनेट की स्पीड मिलती है दिल्ली में, और इसकी रैंक है 89वीं पूरे विश्व में। और भारत की औसत स्पीड की बात करें इंटरनेट की, तो डाउनलोड है 61.66 मेगापिक्सल और अपलोड की स्पीड है 57.89 मेगापिक्सल। तो इंटरनेट की स्पीड के बारे में याद रखिएगा। सबसे धीमा शहर है मुंबई, सबसे अच्छा शहर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर KYC सत्यापन सेवाएं शुरू करने के लिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ साझेदारी की है? A HDFC म्यूचुअल फंड, B SBI म्यूचुअल फंड, C निप्पॉन इंडियन म्यूचुअल फंड, D ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसका सही आंसर है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ KYC डोर टू डोर सेवा शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना। याद रखिएगा, इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट की ओर से मनीषा संबल ने हस्ताक्षर किए हैं और निप्पॉन इंडिया की ओर से संदीप सिक्का ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? A जय शाह, B शम्मी सिल्वा, C मोहसिन नकवी, D बाबर आजम। इसका सही आंसर है मोहसिन नकवी। चित्र में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब वे पूरे एशिया के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। हाँ, याद रखिएगा, इन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पहले अध्यक्ष शम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। याद रखिएगा, ये 2024 में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम है मोहसिन नकवी। और अब क्रिकेट के विकास और सहयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था है ACC, एशियाई क्रिकेट परिषद। एशिया कप 2025 का आधिकारिक जो मेहमान है वो भारत है। अर्थात एशिया कप 2025 कहाँ होना है? वो होना है भारत में। लेकिन इससे प्रॉब्लम है किसको? पाकिस्तान को।
इसीलिए हार्बिट मॉडल के रूप में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा एशिया कप 2023, क्योंकि हार्बिट मॉडल के अंतर्गत 2023 का जो एशिया कप हुआ था वो 2023 का एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। हाँ, याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत पाक के तटस्थ क्षेत्रों में कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कौन हैं? ए. क्विन डी क्रॉक, बी. रेसी वैन डेर डुसेन, सी. डेविड मिलर, डी. टेम्बा बाउमा। इसका सही आंसर है रेसी वैन डेर डुसेन, जो चित्र में आप देख सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 2018 से दक्षिण अफ्रीका के ओर से उन्होंने 18 टेस्ट, 71 वनडे, 52 T20 मैच खेले हैं और इन्होंने 50 प्लस औसत से 2657 रन बनाए हैं। इनके वनडे में 6 वनडे शतक दर्ज हैं। IPL 2022 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ हिस्सा लिया था, उनके साथ खेला था। 2026 में इन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाँ, लेकिन ये घरेलू एक IPL जैसा मैच होता है, घरेलू टीम लायंस के साथ खेलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अर्थात ASF अवार्ड 2026 घोषणा मार्च में हुई में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? ए. सौरभ घोषाल, बी. अभय सिंह, सी. अनाहत सिंह, डी. महेश मंगाकर। इसका सही आंसर है अभय सिंह। चित्र में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 की घोषणा मार्च 2026 में हाल ही में की गई है। इसमें अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसे डाटो एलेक्स ली अवार्ड भी मिला है। इसे डाटो एलेक्स ली अवार्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने एशियाई खेलों में पदक और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जो कि स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। वहीं पर जूनियर गर्ल्स वर्ग की बात करें तो जूनियर गर्ल्स में अनाहत सिंह को जूनियर गर्ल्स वर्ग में यह अवार्ड दिया गया है, जूनियर गर्ल्स श्रेणी में, जिसका नाम है अनाहत सिंह। आप चित्र में देख सकते हैं। हाँ, अभय सिंह ने इंडियन ओपन 2026 का खिताब जीता था। अभय सिंह ने इस उपलब्धि के कारण ही उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और वे वर्ल्ड कप में भारत की विजेता टीम के भी हिस्सा रहे थे। इस चीज को याद रखना है। इससे पहले यह पुरस्कार सौरभ घोषाल भारत के 2024 में यह पुरस्कार जीता था। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब 2022 में सौरभ घोषाल ने जीता था और अभी हाल ही में किसने जीता है? ये क्वेश्चन बन सकता है, अभय सिंह ने। इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, और वरिष्ठ महिला वर्ग में किसने जीता है? तो जापान की खिलाड़ी हैं सतामोनी वातानाबे, जो एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्च 2026 में घोषित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर रैंक 1 पुरस्कार किस जिला पंचायत को दिया गया है? ए. सिपाहीला जाला त्रिपुरा, बी. गंगटोक सिक्किम, सी. कोहिमा नागालैंड, डी. आइजोल मिजोरम। इसका सही आंसर है सिपाही जाला त्रिपुरा। सिपाही जाला त्रिपुरा राज्य की एक पंचायत है, जिला पंचायत है और इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 दिया गया है और यह पूरे भारत में नंबर 1 पर है। पुरस्कार की घोषणा मार्च 2026 में की गई। इसमें 5 करोड़ की राशि जिला पंचायत को दी जाती है और सिपाही जाला जिला वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इस चीज़ को याद रखना है। और त्रिपुरा की कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत यह स्वस्थ पंचायत में नंबर 1 पर है। त्रिपुरा की कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत स्वस्थ पंचायत में नंबर 1 पर है और बैकुंठपुर ग्राम पंचायत महिला अनुकूल पंचायत नंबर 3 पर है, जो कि त्रिपुरा की है। चलिए बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा को आप मैप में सबसे पहले देख लें।
21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी त्रिपुरा की। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री है माणिक साहा। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल है चंद्रसेन रेड्डी नल्लू। और त्रिपुरा की जो सीमा है पश्चिम दक्षिण उत्तर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आप देख सकते हैं ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, असम और मिजोरम से सटा हुआ है। आप देख सकते हैं मिजोरम इसकी सीमा बनाती है पूर्व से, और उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं, हाँ उत्तर पूर्व में असम है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्व में असम है, त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा बनाता है। और पूर्व में मिजोरम है, त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा बनाता है। बाकी इधर दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम से पूरी तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के हेतु माझे गांव आरोग्यम संपन्न गांव अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। माझे गांव आरोग्यम संपन्न गांव अभियान जो शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, और यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया है। इसमें क्या होगा कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना। और यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और यह अभियान की शुरुआत किसने किया? तो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, हाँ यह महात्मा फूले जन आरोग्य योजना का ही विस्तारित रूप है। चलिए तो आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसकी PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।